सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई का फेस से कर होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं साइबर फॉरेंसिक एनालिसिस की यूनिट 2 काफी इंटरेस्टिंग है और इसके अंदर हम काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ रहे होंगे जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इस यूनिट को हम एक वीडियो के अंदर पूरा कवर कर रहे होंगे, तो बिल्कुल भी चिंता की बात नहीं है क्योंकि एक वीडियो के अंदर सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, और मैं आपको लास्ट में ये भी बता दूंगा कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आ सकते हैं, ठीक है, एग्जाम के अंदर आपके 2 मार्क्स के भी और 7 मार्क्स के भी। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है डिजिटल डिवाइसेस। पूरी साइबर फोरेंसिक के अंदर है ना, मतलब कि कोई साइबर क्राइम होता है या फिर जो साइबर क्राइम को ढूंढने में जो भी चीजें इस्तेमाल होती हैं, दो ही चीजें होती हैं, एक तो आपका दिमाग और जो है डिवाइसेस हैं वो। ठीक है, तो ये जो डिवाइसेस होते हैं सारे कौन से होते हैं? डिजिटल डिवाइसेस होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट क्यों यूज होते हैं? वो हमारा जो डिजिटल डेटा है उसे सेंड करने में, रिसीव करने में, प्रोसेस करने में, स्टोर करने में यूज होते हैं। ठीक है, इन द वर्ल्ड ऑफ साइबर फॉरेंसिक दीज डिवाइसेस आर इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमारे डिजिटल एविडेंस भी होते हैं, किसी की इमेजेस हो सकती हैं, ठीक है, किसी के रिलेटेड रिकॉर्डिंग हो सकती है, वीडियो रिकॉर्डिंग हो सकती है। ये सब क्या है? हमारा एविडेंस है जो कि साइबर क्राइम को पकड़ने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा डिजिटल डिवाइसेस क्या होते हैं। अब हमारे डिजिटल डिवाइसेस साइबर फॉरेंसिक के अंदर बहुत तरीके के होते हैं जो कि आपने यूज भी करे होंगे। कंप्यूटर हो सकता है, आपका मोबाइल फोन हो सकता है, यूएसबी हार्ड डिस्क जो कि डेटा को स्टोर करने के काम आती हैं। राउटर्स हैं, स्विचेस हो सकते हैं कि आपके जो पूरा का पूरा नेटवर्क है जहाँ से आप पूरा काम कर रहे हो उसे मैनेज करने में काम आ रहे हैं। और स्मार्ट डिवाइसेस भी हो सकते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जैसे कि आपके एलेक्सा हो गई, सीसीटीवी कैमरास हो गए, ठीक है, आपकी स्मार्ट टीवीज हो गई। तो ये सब हमारे स्मार्ट डिवाइसेस होते हैं। ये जितने भी आपके डिवाइसेस आजू बाजू आपको दिखते हैं यही सब होते हैं हमारे डिजिटल डिवाइसेस। आई होप आपको पता होगा डिजिटल डिवाइस क्या होते हैं। डिजिटल डिवाइस को एनालाइज करते समय क्या क्या चैलेंजेस आते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारा इंक्रिप्शन। बहुत सारे फोन्स और एप्स जो होते हैं वो इंक्रिप्टेड होते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर से इंफॉर्मेशन निकालना बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, पहले उसे डिक्रिप्ट करना पड़ता है फिर इंफॉर्मेशन मिल पाती है। ठीक है, एंटी फॉरेंसिक टूल्स भी होते हैं, मतलब कि क्रिमिनल्स ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं जिसके अंदर से जो डेटा होता है वो परमानेंटली डिलीट हो जाता है या फिर जो डेटा है वो हाइड रहता है। ठीक है, वो उन्हीं के लिए बनाए जाते हैं, क्रिमिनल्स के लिए। और डिवाइस डाइवर्सिटी, इतने सारे डिवाइस आ चुके हैं कि उनके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम और जो उनके मॉडल्स होते हैं वो नए नए आते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उन्हें मतलब क्या बोलते हैं, डिक्रिप्ट करने में या फिर उन्हें सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम होती है और टाइम कंज्यूमिंग होता है। डेटा वॉल्यूम, आपका जो डेटा है बहुत ज्यादा अमाउंट में भी हो सकता है, तो उसे फिल्टर करने में बहुत ज्यादा हार्ड होता है। और उसे जब फिल्टर कर रहे होते हैं ऐसा भी हो सकता है कि आपका एविडेंस ही गायब हो जाए। तो ये सब चैलेंजेस होते हैं, ये आप अपने आप भी लिख सकते हो। ये काफी, मतलब समझ रहे हो, ये डिजिटल डिवाइस बहुत इजी सा टॉपिक है, ये आप आराम से कर सकते हो अपने आप भी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा हार्ड डिस्क एंड डिस्क कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब हार्ड डिस्क क्या होती है? देखो, हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर दो तरीके की मेमोरी होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सेकेंडरी मेमोरी होती है हमारी हार्ड डिस्क जो कि परमानेंटली डेटा को क्या करती है? स्टोर करती है। ठीक है, अब हार्ड डिस्क होती है हमारी नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या है? ये आपको पता होगा कि जब तक पावर, मतलब इसके अंदर अगर पावर भी नहीं है तब भी इसके अंदर डेटा स्टोर होता है। ठीक है, यूज इन कंप्यूटर, लैपटॉप, इन सब के अंदर यूज होती है, सीसीटीवी कैमरास के अंदर, और ये परमानेंटली स्टोर करती है डेटा को। ये सब चीजें पता होगी आपको। ठीक है, ये हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और प्राइमरी सोर्स है डिजिटल एविडेंस का, जिसके अंदर मतलब कोई भी पुलिस वाले जो लोग होते हैं भाई, या मतलब जो क्राइम साइबर टीम होती है जो कि क्राइम्स को सॉल्व कर रही होती है, वो अपने जो एविडेंस है वो ज्यादातर कहाँ पे रखती है? हार्ड ड्राइव के अंदर रखती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो स्टोर है वो परमानेंटली रहता है, ठीक है, डेटा। और अगर पावर भी नहीं है तब भी स्टोर रहता है, और मतलब लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करने के लिए इजी इजी रहता है। ठीक है, तो इसके लिए ये प्राइमरी सोर्स बन जाता है। अब ये काम कैसे करती है तो मैं आपको समझाता हूँ इसका काम। ठीक है, जल्दी से डायग्राम से समझ लो। ये जो पूरा डायग्राम है ये आपको बनाकर आना है अगर हार्ड डिस्क पूछी जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर जो मेन मेन पार्ट है वो देखो। इसके अंदर प्लेटर को हम समझ सकते हैं जैसे कि बुक सेल्फ होता है। ठीक है, ये जो पूरा एक प्लेटर है ना, जैसे कि लाइब्रेरी, एक पूरी हार्ड डिस्क को एक लाइब्रेरी के साथ समझ लो। ठीक है, अब लाइब्रेरी के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे बुक सेल्फ होते हैं जिसके अंदर बुक होती है। ठीक है, तो ये जो प्लेटर होता है वो हमारी होती है बुक सेल्फ। ठीक है, पूरी की पूरी अलमारी। और ट्रैक्स होते हैं हमारे क्या? रॉ ऑफ बुक्स, कि आपकी कौन कौन सी बुक्स हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा सेक्टर, जहां पर हमारी हर एक बुक को क्या कहा जाता है? सेक्टर कहा जाता है, जो हमारा डेटा होता है। ठीक है, अब उसके अंदर रीड और राइट ऑपरेशन होते हैं जहां पर रोबोटिक आर्म्स कर रहा होता है, जो कि ये लगा हुआ है, ये जो रोबोटिक आर्म है। ठीक है, ये क्या करता है? रीड राइट ऑपरेशन करता है, कि अगर आपको कोई भी डेटा को रीड करना है या राइट करना है, ये वहां पर जाके उसे करता है। ठीक है, बहुत इजी सा, मतलब ये मैंने एक एनालॉजी से आपको समझा दिया लाइब्रेरी की हेल्प से, कि लाइब्रेरी के अंदर जो प्लेटर है वो आपका
आपका बुक सेल्फ है, और जो आपका ट्रैक है वो क्या है, आपकी रोज है बुक की, और जो सेक्टर है वो क्या है, आपकी बुक है, मतलब जो आपका डेटा है वो है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। और इसके अंदर ऑपरेशन दो ही होते हैं, रीड एंड राइट होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंटरनल पार्ट की हार्ड डिस्क के, तो हम एक एक करके अब समझेंगे। प्लेटर क्या है, एक हमारा सर्कुलर डिस्क है जो कि ग्लास या फिर मेटल से बना हो सकता है, जिसके अंदर जो डेटा होता है वो मैग्नेटिकली क्या होता है, स्टोर रहता है। अब हम स्पेंडल की बात करें, स्पेंडल क्या होता है, एक हमारा जो प्लेटर को हाई स्पीड पे रोटेट कर रहा होता है। ठीक है, जैसे जहां का भी आपका डेटा चाहिए वहां पर रोटेट होकर वहां पर आएगा, देन आपको इंटरनल मतलब सिस्टम होता है ये। फिर आता है हमारा रीड राइट हेड, जो कि वहां पे स्टॉप होगा और वहां पे प्लेटर पे लगा होगा और वो काम कर रहा होगा। ठीक है, फिर आता है हमारा एक्चुएटर आर्म। ठीक है, ये क्या करता है, हेड को मूव करता है प्लेटर के ऊपर। मतलब आपका जो रीड राइट हेड होगा ना, उसे मूव करने में कौन हेल्प करता है, एक्चुएटर आर्म करता है। ठीक है, मतलब कि एक समझ लो उसके हाथ की तरह है। ठीक है, वो उसे पकड़ के रखता है। और आता है हमारा नेक्स्ट पीसीबी, जो कि हमारा सर्किट बोर्ड होता है, जो कि क्या करता है, कंट्रोल करता है और जो डेटा फ्लो है उसके मूवमेंट को कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, और हमारे फिर ट्रैक आ जाते हैं, जो कि अपने प्लेटर के अंदर जो सर्कुलर रिंग्स होती हैं, जो कि हमारी शेल्फ होती हैं, जो कि रोज होती हैं, उसे हम ट्रैक्स बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा सेक्टर, जो कि हमारे जो ट्रैक्स हैं उसके सब सेक्शंस होते हैं, जो कि स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जिसके अंदर डेटा स्टोर होता है। ठीक है, वैसे मैंने आपको ये एनालॉजी से समझा दिया, और आप ये चाहो तो इनको याद कर सकते हो। ठीक है, और इनको पढ़ के ही आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, बहुत ईजी सा टॉपिक है ये हार्ड डिस्क वाला। अब हमारी इसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं, जो कि मेजर की जाती हैं जब भी किसी हार्ड डिस्क को कोई ले रहा होता है। ठीक है, या फिर जो ये ज्यादा अच्छी होती है तो अच्छी बात होती है। सबसे पहले कैपेसिटी, कितना अमाउंट ऑफ डेटा वो स्टोर कर सकता है। ठीक है, मतलब ज्यादातर क्या होता है कि वो 250 GB होगा, 500 GB होगा, 1 TB 2 TB इतना भी आने लग गया है। फिर आते हैं हमारे प्लेटर, हार्ड डिस्क के अंदर कितने प्लेटर हैं। ठीक है, उसका स्टैक कितना है, कितने प्लेटर हैं उसके अंदर। फिर आता है हमारा आरपीएम, उसकी स्पीड कितनी है, रिवॉल्यूशन पर मिनट है ना, आरपीएम कितना है। और ट्रैक एंड सेक्टर, डेटा कितना स्टोर है, कॉन्सेंट्रेटिंग जो सर्कल्स हैं वो कितने हैं, कितने सेक्टर्स के अंदर डेटा डिवाइडेड है। ठीक है, फिर प्लेटर जो है वो कितने सेक्टर्स के अंदर डिवाइडेड है। नेक्स्ट आता है हमारा कैचेस, कि टेम्परेरी मेमोरी कितनी है हार्ड डिस्क के अंदर, है ना, मतलब कम होती है, बहुत कम होती है, बट जितनी ज्यादा होती है उतना वो इंप्रूव कर देती है उसे। ठीक है, फिर आता है हमारा फॉर्म फैक्टर, कि आपके जो ड्राइव है उसका साइज कितना है, जिसके जिसके हिसाब से वो लैपटॉप के अंदर या फिर डेस्कटॉप के अंदर लग सकती है। अगर फॉर्म फैक्टर 2.5 है तो लैपटॉप के लिए रहेगा, 3.5 है तो वो डेस्कटॉप के लिए रहेगा। ठीक है, तो ये हमारी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और आपको ये समझ में आ गई होंगी। ठीक है, ये ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, चाहो तो पढ़ लेना वरना आपकी मर्जी है। नेक्स्ट आते हैं हमारे फॉरेंसिक रिवेलेंस ऑफ हार्ड डिस्क, कि मतलब ये जो साइबर फॉरेंसिक है उसके अंदर हार्ड डिस्क की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है। तो देखो, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, डिजिटल डिवाइसेस के लिए सबसे पहले प्राइमरी स्टोरेज होता है, सोर्स होता है। ठीक है, और डिलीटेड डेटा भी इसके अंदर रिकवर किया जा सकता है। अगर कोई डेटा डिलीट हुआ है, मतलब ओवरराइट नहीं हुआ है, उसके ऊपर आपने इरेज करके कुछ और नहीं लिखा है, आपने उसे सिर्फ डिलीट किया है, तो आप उसे रिकवर भी कर सकते हो। ठीक है, और ये रिकंस्ट्रक्ट भी की जा सकती है। ठीक है, और टाइम स्टैम्प एनालिसिस भी होता है, कि कब डेटा मॉडिफाई हुआ था, कब डेटा क्रिएट हुआ था, उसका टाइम स्टैम्प भी होता है, कि इन्वेस्टिगेशन के समय पे काफी यूजफुल रहता है ये। ठीक है, तो ये मैंने पूरा का पूरा जो टॉपिक था दूसरा हमने कवर कर लिया, जो हमारा था हार्ड डिस्क। ठीक है, अब आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, डिस्क इमेजिंग। अब देखो, मैं समझ एक आपको बात बताता हूँ, जब भी कोई काम हो रहा है, ठीक है, एक पूरा का पूरा काम हो रहा है, आप उसकी फोटो क्लिक करते हो। ठीक है, तो उस फोटो क्लिक करने को हम कहते हैं डिस्क इमेजिंग। ठीक है, मतलब डिस्क की फोटो क्लिक करने को क्या कहते हैं, डिस्क इमेजिंग कहते हैं। डिस्क इमेजिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एन एग्जैक्ट डिजिटल कॉपी ऑफ हार्ड डिस्क। मतलब कि आप अपनी जो हार्ड डिस्क है उसकी एकदम एग्जैक्ट फोटो क्लिक कर लो, या फिर मतलब एग्जैक्ट उसकी कॉपी बना लो, उसे हम क्या कहते हैं, डिस्क इमेजिंग। बिट बाय बिट, बिल्कुल सेम टू सेम, कब डेटा मॉडिफाई हुआ, कितना उसके अंदर फ्री स्पेस है, सारी चीजें अच्छे से मतलब एग्जैक्ट कॉपी कर लो। ठीक है, और हार्ड डिस्क भी हो सकती है वो, यूएसबी भी, और एनी स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है, इट लाइक टेकिंग अ फुल फोटो कॉपी ऑफ हार्ड ड्राइव, उसके अंदर डिलीटेड फाइल्स भी होंगी, हिडन फाइल्स भी, सिस्टम फाइल्स भी, और फ्री एंड अनयूज्ड स्पेस भी। ऐसा नहीं कि डिलीटेड फाइल्स है तो उसे नहीं लेंगे, उसे भी उसके अंदर रखेंगे। पता है मैं ये इसका कहाँ पर यूज होता है, जब साइबर फॉरेंसिक के अंदर कोई भी डिवाइस मिल रहा, ठीक है, जैसे कि मेरा लैपटॉप मिला, ठीक है, किसी को, और ये उसके अंदर सस्पेक्टेड है। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, इस लैपटॉप पे चेंजेस नहीं करेंगे, इस लैपटॉप पे इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे, इस लैपटॉप का एकदम एग्जैक्ट कॉपी दूसरा बनाएंगे, उसका पूरा डेटा कॉपी करेंगे और फिर उस पर काम करेंगे, इस पर काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो एविडेंस है वो बिल्कुल भी
चेंज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी खराब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये। अब वाई डिस्क इमेजिंग इज इंपॉर्टेंट इन साइबर फोरेंसिक, तो इससे क्या होता है, डेटा लॉस बिल्कुल प्रिवेंट हो जाता है, डेटा लॉस होने की संभावना बिल्कुल कम हो जाती है। एविडेंस इंटीग्रिटी रहती है, जैसा आपको एविडेंस मिला था बिल्कुल वैसा ही रहता है, उससे दिक्कत नहीं आती एविडेंस को। अलाउज रिपीटिवली एनालिसिस, बार बार आप उस पर एनालाइज कर सकते हो अगर आपने एग्जैक्ट कॉपी बना ली है। प्रोटेक्ट अगेंस्ट टेम्परिंग, कोई भी टेम्परिंग नहीं कर सकता, जैसे कि कोई एक्सीडेंटल टेम्परिंग हो जाए, ठीक है, कोई चेंजेस हो जाए तो वो नहीं हो सकते। और रिक्वायर्ड इन कोर्ट, कोर्ट के अंदर डिस्क इमेजिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो आपको एविडेंस मिला है वो एग्जैक्ट वो प्रेजेंट करना पड़ता है, ठीक है। तो जस्ट लाइक डॉक्टर टेक एमआरआई स्कैन ऑफ होल बॉडी टू स्टडी इंटरनल पार्ट विदाउट कटिंग, ठीक है। अब कोई किसी डॉक्टर को किसी बॉडी पार्ट पे काम करना है तो वो ये थोड़ी ना उस बॉडी पार्ट को कट करेगा आपके, वो उसका एमआरआई लेगा और फिर उस पे काम करेगा, ठीक है, इन्वेस्टिगेट करेगा उसे। तो ये आपको बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया डिस्क इमेजिंग क्या होता है, ठीक है। अब हम डिस्क इमेजिंग के कुछ प्रोसेस होता है, कुछ स्टेप्स होते हैं, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या किया जाता है, डिवाइस को सबसे पहले सीज किया जाता है अच्छे से पावर ऑफ वगैरह करके, ठीक है, उसके अंदर कोई भी टेम्परिंग ना हो। फिर क्या किया जाता है, अटैच किया जाता है एक राइट ब्लॉकर को, ठीक है, कि उसके अंदर कोई भी मतलब कंटेंट को चेंज ना कर सके, राइटिंग ना कर सके, ठीक है, ओवर राइट वगैरह ना कर सके। फिर इमेजिंग टूल को यूज किया जाएगा, जैसे कि एफटीके एक हमारा होता है इमेजर, वो यूज किया जाएगा। और क्या किया जाएगा, फिर इमेज को जनरेट किया जाएगा और इमेज को सेव कर लिया जाएगा, ठीक है। फिर एक हैश वैल्यू जनरेट की जाएगी जिससे कि उसका एक यूनिक कोड जनरेट हो, और फिर जो आपका ओरिजिनल डिवाइस होगा उसे स्टोर कर दिया जाएगा सेफली, ठीक है। तो ये हमारे कुछ स्टेप्स होते हैं, ये आप इजीली लिखकर आ सकते हो एग्जाम के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा डेटा कैर्विंग, ठीक है। डेटा कैर्विंग क्या होता है, इसके अंदर बेसिकली जो भी हमारी हार्ड डिस्क के अंदर, कोई भी हमारी यूएसबी के अंदर, कोई भी हमारी स्टोरेज डिवाइस के अंदर अगर कोई डेटा हमारा डिलीट हो चुका है, ठीक है, लॉस्ट हो चुका है, तो उसे रिकवर करने के पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, डेटा कैर्विंग कहते हैं, ठीक है। इवन इफ द फाइल इज ब्रोकन और मिसिंग, ठीक है, इट फाइंड फाइल बेस्ड ऑन देयर पैटर्न लाइक स्टार्ट एंड एंड मार्क, मतलब कि आपके पूरे उसके अंदर से स्टोरेज के अंदर से एक फाइल अगर डिलीट हो गई है तो वो क्या करेगा, उस फाइल के पैटर्न को आइडेंटिफाई करेगा, उस फाइल के स्टार्टिंग सिग्नेचर को और एंडिंग सिग्नेचर को, एंडिंग मार्क को क्या करेगा, फाइंड आउट करेगा और उसे रीजनरेट करेगा, रिकवर करेगा, ठीक है, उसे कहते हैं डेटा कैर्विंग। सपोज अ थीफ डिलीटेड सम सीक्रेट फोटोज फ्रॉम हिज कंप्यूटर, even those photos are deleted, even through the photos are deleted, we can still recover them using data cavern tool, because they are not fully erased, they are just hidden from view, ठीक है। मतलब कि किसी चोर वोर ने क्या कर दिया, अपने डेटा अपने कंप्यूटर के अंदर से फोटो डिलीट कर दी, ठीक है, तो हम उस फोटो को डिलीट होने के बावजूद भी रिकवर कर सकते हैं डेटा कैर्विंग टूल के हेल्प से, ठीक है। अब वो कैसे हेल्प काम करता है वो मैं आपको वर्किंग प्रोसेस थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले टूल क्या करता है कि पूरे के पूरे स्टोरेज को एक डिटेक्टिव की तरह अच्छे से स्कैन करता है, ठीक है, मतलब कि पूरे के पूरे स्टोरेज को क्या करेगा, अच्छे से स्कैन करेगा। फिर क्या करेगा, वो फाइल साइंस को देखेगा, ठीक है, इट लुक फॉर फाइल साइंस, कि आपका फाइल कहाँ पे डिलीट हुआ था, कहाँ पर स्टार्ट हुआ था डिलीटिंग और कहाँ पर एंड हुआ था, ठीक है। तो वो जो बीच में गैप है ना उसे फाइंड आउट करेगा, और जहां से स्टार्ट हुआ था और कहाँ पर एंड हुआ था वो कुछ साइंस को ढूंढेगा, ठीक है, मार्क्स को ढूंढेगा। जैसे कि जेपीजी फाइल स्टार्ट विथ FFD8 एंड एंड विथ FFD9, ठीक है, तो उसने एक मार्क ढूंढ लिया कि इतना जो है जेपीजी फाइल डिलीट हुई है, ठीक है। तो फाइंड स्टार्ट एंड एंड रीबिल्ड द फाइल, तो वो इस मार्क की हेल्प से क्या करेगा, फाइल को रीबिल्ड कर लेगा। वी गेट द फाइल कंटेंट बैक विदाउट इवन द नेम और फोल्डर, ठीक है, मतलब ना तो हमें उसका नेम पता है ना तो हमें उसका फोल्डर पता है, फिर भी हम फाइल को क्या कर पाएंगे, रिकवर कर पाएंगे इन सिग्नेचर की हेल्प से और डेटा कैर्विंग टूल की हेल्प से, ठीक है। कौन कौन से टूल्स हैं जो कि यूज होते हैं, ऐसे ना आ सकता है 2 नंबर में या फिर 10 नंबर में कि आपको टूल्स बताने पड़े, तो 3 टूल्स ज्यादातर यूज होते हैं। एक तो हमारा होता है फोटो रैक, ठीक है, फोटो रिकॉर्डिंग भी इसे कह सकते हैं। वो क्या करता है, 40+ टाइप की फाइल्स को रिकवर करने के लिए हेल्प होता है, ठीक है, और बहुत ईजी होता है यूज करने के लिए। फिर आता है हमारा फोरमोस्ट, ये हमारे यूएस की एयरफोर्स ने डेवलप किया था और वो हमारा कमांड लाइन बेस्ड है, ठीक है। फिर आता है हमारा स्केलपेल, ये क्या करता है, ये बहुत फास्ट होता है और कस्टमाइजेबल होता है, और ये भी किसके लिए यूज होता है, डेटा कैवरिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कैरविंग और कवरिंग ऐसे सेम टू सेम है, तो आप उससे याद कर सकते हो, ठीक है, डेटा को क्या करता है, रिकवर करता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है टेक्निक्स इन साइबर फोरेंसिक, मतलब कि कभी भी कोई साइबर क्राइम होता है तो उसका जो डिजिटल एविडेंस वगैरह होते हैं उन्हें एनालाइज करने के लिए, है ना, उन्हें अच्छे से मतलब कलेक्ट करने के लिए जो भी हमारी टेक्निक्स यूज होती हैं साइबर फोरेंसिक्स के अंदर वो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। वैसे तो बहुत सारी टेक्निक्स यूज होती हैं, हम मेन 4 पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारी सबसे पहले होती है हैशिंग, ठीक है। हैशिंग क्या करती है,
ये हमारी फाइल को कन्वर्ट कर देती है यूनिक कोड के अंदर, ठीक है। हमने अब हैशिंग पढ़ा भी हुआ है पहले। कोई भी हमारा डेटा होता है उसे क्या कर देती है, वो एक यूनिक कोड के अंदर क्या कर देती है, कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। इवन अ स्मॉल चेंज इन द फाइल विल प्रोड्यूस अ टोटली डिफरेंट हैश। मतलब कि आपने एक फाइल पड़ी हुई है, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करोगे, आप इसका एक यूनिक कोड जनरेट कर लोगे, ठीक है। अगर इस फाइल के साथ कोई सी भी छोटी सी भी छेड़छाड़ होती है, तो क्या होगा, ये जो कोड है ना, वो पहले वाली फाइल के साथ मैच नहीं करेगा, ठीक है। वो कोड क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा बिल्कुल, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी फाइल के साथ कुछ छेड़छाड़ करी गई है, ठीक है। कॉमन हैशिंग टूल्स एल्गोरिथम से कुछ MD5, SHA-1, SHA-256, ठीक है। ये कुछ हमारी हैशिंग के एल्गोरिथम्स हैं। अब हैशिंग हमारी किसके लिए यूज होती है, टू वेरीफाई इंटीग्रिटी। मतलब कि आपका डेटा काम करने से पहले भी वही था और बाद भी वही है क्या नहीं, ठीक है। वेदर डेटा इज चेंज और नॉट, ठीक है। तो एग्जांपल ले तो एक डिजिटल फोटो है जो कि कलेक्ट की गई थी सस्पेक्ट मोबाइल में से, ठीक है। और इफ इट हैज बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफर इज द सेम, इट मींस नो टेम्परिंग अकर्ड। मतलब कि आपने जब फोटो को ट्रांसफर किया और ट्रांसफर करने से पहले और ट्रांसफर करने के बाद अगर उसकी जो हैश वैल्यू है वो चेंज हो जाती है, या फिर सेम, अगर सेम है तो कोई भी टेम्परिंग नहीं हुई है, मतलब कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। अगर वो सेम नहीं रहता तो आपको पता चल जाएगा हैश कोड की हेल्प से कि जो डेटा है वो चेंज हो चुका है, ठीक है, और उसके साथ छेड़छाड़ करी गई है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया हैशिंग क्या होता है। वैसे तो बहुत ही डिटेल टॉपिक है, इसके अंदर हम एल्गोरिथम्स वगैरह पढ़ते हैं, दो टाइप की होती है, ठीक है। तो वैसे तो बहुत डिटेल है, हम यहाँ पर इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है टेक्निक टाइमलाइन एनालिसिस। यहाँ पर क्या होता है ना कि टाइमलाइन एनालिसिस हार्ड डिस्क के अंदर भी एक क्या की जाती है, क्रिएट की जाती है, जिसके अंदर क्या होता है कि कब आपकी फाइल क्रिएट हुई वो मेंशन होता है टाइम, कब आपकी फाइल मॉडिफाई हुई वो मेंशन होता है, डिलीट कब हुई वो मेंशन होता है, कब उसे ओपन किया गया वो मेंशन होता है। सारे जो भी आपके फंक्शंस आप परफॉर्म कर रहे होते हो फाइल के साथ या फिर डेटा के साथ, वो सारी आपकी एक्टिविटीज क्या हो रही होती है टाइमलाइन के हिसाब से, उसकी टाइमलाइन बेसिकली बिल्ड हो रही होती है, ठीक है। तो इसका पर्पस क्या होता है कि आप इससे इवेंट्स का जो सीक्वेंस है उसे पता लगा पाओ क्राइम के टाइम पे, ठीक है। तो एग्जांपल लेते हैं, यू वांट टू चेक इफ सस्पेक्ट ओपन अ रैंसम फाइल बिफोर अ साइबर अटैक और नॉट, ठीक है। सो टाइमलाइन सोर्स इज ओपन अ सस्पिशियस डॉट exe फाइल एट 2:05 pm 15 pm एंड सिस्टम क्रैश एट 2:17 pm। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा, हाँ, ये जो साइबर अटैक हुआ है इस सस्पिशियस फाइल की वजह से हुआ है, ठीक है। उसने 2:15 पर उसे ओपन किया था और 2:17 पे उसका जो सिस्टम था वो क्रैश हो गया था, ठीक है। तो आपको इससे बहुत सारी चीजें हेल्प हेल्प मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कीवर्ड सर्च, ठीक है। कीवर्ड सर्च मतलब कि आपके पास बहुत सारा डेटा है, उसको क्या करते हो, आप स्कैन करते हो और उसके अंदर से कुछ जो आपको कीवर्ड्स निकालने होते हैं उसे आप फाइंड करते हो कि उसके अंदर वो कीवर्ड्स प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। मतलब टेररिस्ट के टाइम पे होता है कि वो क्या करते हैं, बॉम्ब वगैरह को फुटबॉल बोलते हैं। मैंने कुछ वीडियो देखी थी, उसके अंदर था कि वो बॉम्ब को फुटबॉल कहते हैं, ठीक है, और जो टेररिस्ट वहां पर होते हैं उनको प्लेयर्स कहते हैं। तो उससे क्या पता चल जाता है कि चैट्स और ईमेल के अंदर कुछ ऐसा सस्पेक्टेड है जिसे हम ढूंढ सकते हैं, जिससे हमें पता लग सकता है कि ये हमारा गलत मतलब डेटा है या नहीं है, ठीक है। इट स्कैन ऑल फाइल फुटबॉल क्या बोल रहा हूँ, फोल्डर ईमेल चैट्स एंड डॉक्यूमेंट फॉर इंपॉर्टेंट कीवर्ड रिलेटेड टू द क्राइम, ठीक है। जैसे कि पासवर्ड को, थ्रेड्स को, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को, इलीगल फाइल्स को, इन सब को ढूंढने में हेल्प करता है आपका कीवर्ड सर्च, ठीक है। तो जैसे कि यू सर्च फॉर अ टर्म बिटकॉइन एक्सप्लोसिव और पासवर्ड 123 इन द सस्पेक्ट सिस्टम, ठीक है। पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर आप इन कीवर्ड्स को फाइंड कर रहे हो, ठीक है। अगर सस्पेक्ट हो जाते हैं तो कीवर्ड सर्च आपको निकाल के दे देगा कि भाई ये हो रहे हैं, तो आप फिर और इन्वेस्टिगेट कर पाओगे। अगर वो कीवर्ड ही नहीं है तो आप आगे क्यों जाओगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं जो कि है फाइल सिग्नेचर एनालिसिस। तो हर एक फाइल का ना एक अपना सिग्नेचर होता है, यूनिक बिट्स होती हैं, ठीक है, जो कि फाइल की बिगिनिंग में होती हैं। एवरी फाइल टाइप है सिग्नेचर यूनिक बाइट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल। फाइल एक्सटेंशन जैसे कि .jpg .pdf कैन बी फेक बट द फाइल सिग्नेचर कैन नॉट बी। मतलब कि क्या होता है ना, ये ज्यादातर स्टेनोग्राफी के अंदर यूज होता है। इसके अंदर ना क्या होता है कि आपकी जो फाइल होती है वो उस टाइप की नहीं होती जिस टाइप की दिखा रही जाती है, ठीक है। लेकिन जब आप उसका फाइल सिग्नेचर चेक करते हो, जब आपको पता चलता है कि हाँ ये जो फाइल है भाई दूसरे तरीके की है। जैसे कि आपके व्हाट्सएप पे एक जेपीजी फाइल आती है, ठीक है, लेकिन आप जब उसे देखते हो तो वो आपको जेपीजी लग रही है। आपने उसका एक्सटेंशन देखा कि आपने देखा भाई ये जेपीजी है, लेकिन
जब आप उसका फाइल सिग्नेचर चेक करते हो तो आपको पता लगता है कि वो भाई .exe फाइल है, जिससे आपको पता चल जाता है कि वो एक वायरस वाली फाइल है, ठीक है? तो आप उससे क्या हो जाते हो, थोड़ा अवेयर हो जाते हो, ठीक है? तो इसके लिए फाइल सिग्नेचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपका जो फाइल एक्सटेंशन है वो तो लोग चेंज कर सकते हैं, लेकिन फाइल सिग्नेचर चेंज नहीं कर सकते, ठीक है? वो एक यूनिक बाइट होती है, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कमर्शियल पायरेसी एंड सॉफ्ट लिफ्टिंग, ठीक है? अब देखो इसमें क्या होता है ना कि कमर्शियल पायरेसी और सॉफ्ट लिफ्टिंग बिल्कुल सिमिलर ही है। कमर्शियल पायरेसी में क्या होता है कि कोई एक बंदा क्या करता है, किसी भी पायरेटेड सॉफ्टवेयर को सेल करता है, ठीक है? मतलब उसके पास लाइसेंस भी नहीं है उसे डिस्ट्रीब्यूट करने का, फिर भी वो उसे क्या करता है, सेल करता है या फिर फ्री में मतलब देता है लोगों को, डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है? मतलब कि एक एग्जांपल समझो कि एक शॉपकीपर क्या करता है, उसने विंडोज की जो है विंडो 10 की जो कॉपीज हैं डीवीडी के अंदर डाल दी और उसे वो सेल कर रहा है 100 रुपए पर कॉपी पे विदाउट लाइसेंस, ठीक है? तो वो पर्सन क्या ऐसे ही एक पर्सन ने क्या किया, ऑटो कैड का जो वर्जन है वो क्रैक कर लिया और टेलीग्राम ग्रुप पे क्या कर दिया, अपलोड कर दिया, लोग उसे ले रहे हैं, ठीक है? तो ये क्या है, ये हमारा एक कमर्शियल पायरेसी है जो कि एक क्राइम है, ठीक है? कमर्शियल पायरेसी मीन्स illegally copying, selling or distributing software without getting proper permission और लाइसेंस फ्रॉम अ ओरिजिनल सॉफ्टवेयर डेवलपर। अब देखो ओरिजिनल कंपनीज जो होती है ना वो कभी कभी मतलब कि कुछ अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को क्या करती है, लाइसेंस दे देती है और उन्हें कुछ कमीशन बेसिस पे बोल देती है सेल कर सकते हो, ठीक है? लेकिन अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है फिर भी आप उसे सेल कर रहे हो या फिर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो बिना परमिशन के, तो वो होता है हमारा कमर्शियल पायरेसी। नेक्स्ट होता है हमारा, अब ये इलीगल क्यों है? ये इलीगल इसके लिए क्योंकि ये कॉपीराइट लॉस को क्या करता है, वायलेट करता है और कॉज करता है ह्यूज फाइनेंशियल लॉसेस टू सॉफ्टवेयर कंपनी जिन्होंने वो बनाया है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हो वो मालवेयर्स को मतलब कंटेन कर रहा हो और कहीं ना कहीं जाकर आपके सिस्टम के अंदर एक बैकडोर ओपन कर दे जो कि आपके सिस्टम को हार्म कर सके, ठीक है? अभी हम मालवेयर क्या होता है, बैकडोर्स क्या होते हैं, ट्रोजन क्या होता है, ये सारी चीजें हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ठीक है? चिंता मत करो। अब बात करते हैं सॉफ्ट लिफ्टिंग क्या होता है। आपको समझ में आ गया कमर्शियल पायरेसी क्या होता है, ठीक है? आप लोगों ने भी करी होगी, ठीक है? नेक्स्ट आता है हमारा सॉफ्ट लिफ्टिंग। अब सॉफ्ट लिफ्टिंग क्या होता है, इसके अंदर एक बंदा कोई लाइसेंस को क्या करता है, खरीद लेता है, ठीक है? सॉफ्टवेयर के लाइसेंस, जैसे कि कोई हमारा प्रीमियम हुआ, जैसे कि आप समझ लो क्या किसका, प्रीमियर प्रो का क्या किया आपने, एक प्रीमियर को बाय कर लिया, ठीक है? आपने एक अपनी आईडी पर बाय कर लिया, फिर क्या करते हो, आप अपने फ्रेंड के सिस्टम के अंदर उसे लॉगिन कर देते हो, आप अपने कॉलेज के लैब के अंदर लॉगिन कर देते हो और आपके आपने अपने लिए लिया था, ठीक है? लेकिन आप क्या करते हो, उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हो, ठीक है? और वो भी एक हमारी क्या होती है, सॉफ्ट लिफ्टिंग होती है। इट्स सम मिडलर फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर पायरेसी बट स्टिल इलीगल, ठीक है? ये भी इलीगल होती है क्योंकि जिसको वो शेयर कर रहा है उन लोगों ने पे नहीं किया उस सॉफ्टवेयर के लिए, ठीक है? सिर्फ आपने ही उसे पे किया था, ठीक है? अब बात करते हैं हम व्हाई इट इज इलीगल, क्योंकि ये भी कॉपीराइट जो लॉज हैं उन्हें वायलेट करता है और ये सेम टू सेम ही रहता है जो कि हमारा उसके अंदर रहता है, ठीक है? ये भी भाई मालवेयर वगैरह रख सकता है, ठीक है? अब ये भी दोनों की अगर हम डिफरेंस की बात करें लीगलिटी की, तो ये फुल्ली इलीगल है और ये इलीगल है अगर लाइसेंस का जो एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट एग्री नहीं करता, ठीक है? अब ये पर्पस क्या है इसका, ये इसका प्रॉफिट, इसका पर्पस यही हो सकता है कि प्रॉफिट कमाना और या फिर इलीगल वाइड डिस्ट्रीब्यूशन करना, ठीक है? और इसका ये हो सकता है कि कन्वीनियंस के लिए और कॉस्ट सेविंग के लिए, ठीक है? और जैसे कि किसी ने यूट्यूब का प्रीमियम लिया और लोगों में डिवाइड कर दिया, ठीक है? या फिर किसी ने नेटफ्लिक्स का लिया और भाई डिवाइड कर दिया, या फिर जैसे अभी जियो हॉटस्टार का होता है, ठीक है? कॉमन एग्जांपल लें तो जैसे कि सेलिंग सॉफ्टवेयर, क्रैक्ड सॉफ्टवेयर और पायरेटेड सीडीज, और यहाँ पर जैसे कि सॉफ्टवेयर जो परचेज किया उसे शेयर करना। तो यही सब होता है, ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो कमर्शियल पायरेसी और सॉफ्ट लिफ्टिंग आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है? मतलब एग्जाम के अंदर आ गया तो आप बिल्कुल पन्ने भर आओगे, ठीक है? बहुत सारे। अब हम बात करते हैं स्टेगनोग्राफी की। स्टेगनोग्राफी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी मस्त टॉपिक है, ठीक है? एक बात समझो, अभी मैं बहुत दिनों से आपको बता रहा था, अभी पिछली वीडियो में बताया था कि पाकिस्तान क्या कर रहा था कि आपको व्हाट्सएप पे कुछ इमेजेस भेज रहा था जिसके अंदर इंटरनल कुछ कोड्स होते थे, जैसे ही आप डाउनलोड करते थे आपके सिस्टम के अंदर मालवेयर डाउनलोड हो जाता था और आपका सिस्टम पूरा क्रैश हो जा रहा था, ठीक है? तो ये कैसे हो रहा था, उन्होंने क्या किया था, अपना जो कोड था उसे सीक्रेटली इमेज के अंदर क्या किया हुआ था, हाइड किया हुआ था, उसे कन्वर्ट कर दिया था एक इमेज के अंदर, ठीक है? तो ये क्या है हमारा, ये हमारा स्टेगनोग्राफिक है। स्टेगनोग्राफी का मतलब होता है टेक्निक अपनी सीक्रेट इंफॉर्मेशन को, अपने पासवर्ड को किसी अलग फाइल के अंदर
क्या करना, हाइड करके रखना। जैसे कि इमेज के अंदर हाइड करना, ऑडियो के अंदर हाइड करना, वीडियो के अंदर हाइड करना, डॉक्यूमेंट के अंदर हाइड करना। इस पूरी टेक्निक को क्या कहते हैं, स्टेगनोग्राफी कहते हैं। मतलब कि आप अपनी एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को या तो इमेज के अंदर, ऑडियो के अंदर, वीडियो के अंदर क्या कर दोगे, कन्वर्ट कर, मतलब सीक्रेटली रखोगे, ठीक है, उसके अंदर। तो अनलाइक इंक्रिप्शन, इंक्रिप्शन के अंदर क्या करते थे हम, हमारा जो पूरा मैसेज होता था उसे क्या कर देते थे, वहीं पर हम कन्वर्ट कर देते थे, ठीक है, वहीं पर मतलब थोड़ा सा क्या बोल देते हैं, उसे जंबल कर देते थे, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या करते हैं, हम दूसरे फाइल के अंदर उसे स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। जैसे कि इमेज के अंदर बस उसी को पता लग सके जिसने उसे स्टोर किया है, ठीक है, उस की से वो मतलब पता लगाया जा सके, उसे कहते हैं स्टेगनोग्राफी। अब ये टाइप्स की होती हैं, जैसे कि हमारे जो फाइल्स होती हैं उसके अंदर इमेजेस के अंदर स्टोर कर सकते हो आप, है ना, पिक्सल वैल्यूज के अंदर मॉडिफाई करके, और सीक्रेट मैसेज को हिडन हिडन कर सकते हो जेपीजी फाइल में। और ऑडियो के अंदर कर सकते हो आप लो फ्रीक्वेंसी या साउंड वेव्स के अंदर चेंज करके उसे। वीडियो के अंदर कर सकते हो अपने डेटा के मोशन फ्रेम्स को बदल के। और डॉक्यूमेंट्स के अंदर कर सकते हो इनविजिबल कैरेक्टर या फिर वाइट स्पेस के साथ। तो ये हमारी कुछ टाइप्स की फाइल्स होती हैं जो कि स्टेगनोग्राफी के अंदर यूज होती हैं, ठीक है। अब हमारी कौन कौन से स्टेगनोग्राफी टूल्स होते हैं कॉमन, तो एक तो होता है हमारा स्टैग हाइट, ठीक है। स्टैग हाइट हमारा विंडो और लिनक्स दोनों के अंदर यूज हो जाता है। ओपन स्टैगो होता है एक हमारा साइलेंट आई होती है। ये हमारे मतलब तीनों हमारे टूल्स हैं जो कि यूज होते हैं। ये क्या करता है, इमेज और ऑडियो के अंदर फाइल को हाइड करता है, ठीक है। ये क्या करता है, मैसेजेस, हाइड मैसेजेस प्लस सपोर्ट वाटरमार्क, ठीक है, वाटरमार्क भी लगा के दे देगा आपको, ठीक है। और ये क्या करता है, बीएमपी फाइल्स के अंदर, मतलब बिट मैप बिट मैप पिक्सल ऐसे करके फोटोज, बिट मैप फोटोज होती हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, या फिर वेब फाइल्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये हमारी एक टाइप की इमेजेस होती हैं, ठीक है, जो कि बिट मैप करके होती हैं, और इसके अंदर कन्वर्ट कर देता है साइलेंट आई। तो ये हमारे तीन टूल्स होते हैं जो कि यूज होते हैं, ठीक है, स्टेगनोग्राफी के अंदर। देखो ये काम कैसे करता है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा फोटो भी है, एग्जांपल भी है। जैसे कि यहाँ पर क्या है कि ये जो रेड वाला ये जो पिक्सल है इसका ये कोड है, ठीक है। ग्रीन वाला जो पिक्सल है इसका ये कोड है। ब्लू वाला जो पिक्सल है इसका ये कोड है। तो इन पिक्सल की हेल्प से इस कोड को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो एक हिडन मैसेज क्या किया गया है, हाइड किया गया है इसके अंदर, इमेज के अंदर, ठीक है। तो आपको पता लग रहा होगा कैसे स्टेगनोग्राफी होती है। तो इसका एक वर्किंग प्रोसेस देखें तो सबसे पहले एनकोडिंग होती है जिसके अंदर हाइडिंग होता है। तो इसके अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले कवर फाइल लेते हैं जिसके अंदर हमें कवर करना है, जैसे कि हमने फ्लावर डॉट जेपीजी ले ली, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, स्टेगनोग्राफी सॉफ्टवेयर या फिर टूल का यूज करेंगे सीक्रेट डेटा को उसके अंदर हाइड करने के लिए। फिर हम क्या करेंगे, सेंड करेंगे उस फाइल को लाइक अ नॉर्मल इमेज, जैसे कि जो हार्मलेस लगेगी बिल्कुल। लेकिन जब वो जाएगा और डिकोड होगा, जो रिसीवर है उसे ओपन करेगा इमेज को इन द सेम टूल, और उसे वो पासवर्ड एंटर करेगा और वो सेम प्रोसीजर फॉलो करेगा जैसे कि हाइड हुआ था, वैसे ही उसे क्या मिल जाएगा, मैसेज मिल जाएगा, ठीक है, उसे वो एक्सट्रैक्ट कर लेगा। तो ये हमारा एक प्रोसेस होता है, चाहो तो लिख कर आ जाना एग्जाम के अंदर, अगर पूछा जाए तो स्टेनोग्राफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, तो प्लीज इसे कर लेना। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है नेटवर्क कंपोनेंट्स, ठीक है। अब आपका जो पूरा नेटवर्क है उसके अंदर कौन कौन से ऐसे टूल्स यूज होते हैं, ऐसे कौन कौन से कह सकते हो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर यूज होते हैं जो कि आपके नेटवर्क को क्या करते हैं, सिक्योर करते हैं, आपके नेटवर्क को क्रिएट करते हैं और आपके डिवाइसेस को नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, या फिर आपके डिवाइसेस को भी आपस में कनेक्ट करते हैं। जो कि ये सारे बहुत ज्यादा यूज होते हैं साइबर फोरेंसिक के अंदर, ठीक है। तो नेटवर्क कंपोनेंट आर द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टूल्स दैट हेल्प ट्रांसफर, मॉनिटर एंड सिक्योर डेटा अक्रॉस कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। आपका जो डेटा है पूरा का पूरा वो ट्रांसफर अच्छे से हो सके, अच्छे से मॉनिटर हो सके और सिक्योरली हर जगह पहुंच सके, ठीक है। तो उसे वो नेटवर्क कंपोनेंट हेल्प करते हैं आपकी इन सब के अंदर। तो साइबर फोरेंसिक के अंदर क्यों कंपोनेंट्स को समझना इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंडिंग दिस कंपोनेंट हेल्प्स टू ट्रेस द ओरिजिन ऑफ साइबर अटैक। अगर आपको कंपोनेंट्स अच्छे से पता होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से साइबर अटैक हुआ है, उसका ओरिजिन क्या है। एनालाइज नेटवर्क ट्रैफिक, आप अच्छे से नेटवर्क ट्रैफिक को समझ पाओगे। आप अपने जो डिजिटल एविडेंस है उन्हें सिक्योर करके रख पाओगे, ठीक है। आपका कहीं डिजिटल डिवाइस ही एविडेंस ही कहीं घूम ना हो जाए, ठीक है। तो नेटवर्क कंपोनेंट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आता है हमारा राउटर। राउटर समझो कि राउटर क्या करता है कि आपके जो मल्टीपल नेटवर्क्स हैं उनको कनेक्ट करता है, आपकी जो डिवाइसेस हैं उनको इंटरनेट से कनेक्ट करता है। तो राउटर इसके लिए हेल्पफुल होता है। आ राउटर कनेक्ट योर पर्सनल और ऑफिस नेटवर्क टू इंटरनेट, ठीक है, आपके घर में भी होगा। इट डिसाइड द पाथ ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा टू द राइट प्लेस यूजिंग आईपी एड्रेसेस। मतलब कि आपका जो डेटा सेंड होगा एक पाथ से दूसरे पाथ पे, वो किसकी हेल्प से, आईपी एड्रेसेस की हेल्प से क्या करता है, उसके पाथ को डिसाइड करता है। रियल लाइफ एग्जांपल लें तो आपके घर के अंदर आप वाईफाई राउटर का यूज करते हो जो कि क्या करता है, आपके फोन को, आपके लैपटॉप को क्या करता है,
इंटरनेट से कनेक्ट करता है, ठीक है, तो वो हमारा राउटर होता है। अब साइबर फोरेंसिक के अंदर राउटर क्यों यूज होता है? राउटर लॉग्स को मतलब स्टोर करके रखता है कि कब कौन से आईपी एड्रेस से कौन सी वेबसाइट विजिट हुई थी, कौन सी वेबसाइट बंद हुई थी, कौन सी वेबसाइट कब खोली गई थी, ये सारे लॉग्स को, सारे रिकॉर्ड्स को स्टोर करके रखता है। इन्वेस्टिगेटर्स यूज दिस लॉग्स टू ट्रैक सस्पिशियस इंटरनेट एक्टिविटी, कि कौन से आईपी एड्रेस से कब सस्पिशियस एक्टिविटीज हुई थी, वो इस लॉग से पता लग जाता है। तो राउटर इतना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो राउटर क्या कर रहा था? नेटवर्क्स को कनेक्ट कर रहा था, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा? स्विचेस। अब स्विच क्या करते हैं? स्विच हमारे मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। एक नेटवर्क के अंदर मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। मल्टीपल नेटवर्क्स को कौन कनेक्ट कर रहा है? हमारा राउटर कर रहा है, ठीक है। मल्टीपल डिवाइसेस को कौन कनेक्ट करेगा नेटवर्क के अंदर? स्विच करेगा, ठीक है। अ स्विच कनेक्ट मैनी डिवाइसेस inside the same building or office, let them share files and communicate, जिससे कि वो आपस में फाइल्स को शेयर कर सकें और कम्युनिकेट करें, ठीक है। और देखो वहां पर वो आईपी एड्रेस का यूज कर रहा था, ठीक है। यहाँ पर ये डिवाइसेस के मैक एड्रेस का यूज करता है, ठीक है। आईपी एड्रेस हमारा लॉजिकल एड्रेस होता है, मैक एड्रेस हमारा फिजिकल एड्रेस होता है, जो कि जब हमारा जो सिस्टम, जो प्रोडक्ट होता है वो बन रहा होता है, वो जब क्रिएट किया जाता है, ठीक है, और ये चेंज नहीं होता, ठीक है। टू सेंड द डेटा टू द करेक्ट डिवाइस, ये मैक एड्रेस का यूज करता है। अब रियल लाइफ एग्जांपल ले तो एक कंपनी के अंदर स्विच क्या करते हैं? कनेक्ट कर देते हैं सारे के सारे एम्प्लॉय के कंप्यूटर को प्रिंटर और सर्वर से, जिससे कि वो आपस में अच्छे से काम कर सके, वर्क टुगेदर लिखा हुआ है। अब साइबर फोरेंसिक के अंदर क्यों ये यूज होता है? क्योंकि अगर इफ अ वायरस स्प्रेड थ्रू अ वन कंप्यूटर, द स्विच हेल्प फाइंड विच सिस्टम सेंड द डेटा, ठीक है। मतलब कि अगर एक सिस्टम, एक कंप्यूटर से अगर वायरस हमारा क्या हुआ है, स्प्रेड हुआ है, तो पता लग जाएगा कि कौन से सिस्टम से डेटा सेंड हुआ था, ठीक है। तो स्विच आपका मतलब समझ में आ गया होगा, आपको आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। अब आता है हमारा फायरवॉल। अब फायरवॉल कैसे? एक वॉल है, ठीक है, मतलब एक समझ लो एक दीवार है, ठीक है, जहां से सारी चीजें आ रही हैं और जा रही हैं, ठीक है। और वो क्या करता है? चेक करता है प्रोटोकॉल्स को कि वो प्रोटोकॉल्स के अंदर आ रही है नहीं आ रही, ठीक है। अगर प्रोटोकॉल से बाहर जाएंगी तो वायरस वगैरह भी आ सकता है, तो वायरस वगैरह को क्या कर देता है? नहीं आने देती, ठीक है, फायरवॉल। अब फायरवॉल एक्ट लाइक अ सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है, मतलब एक सिक्योरिटी गार्ड होता है ना बिल्डिंग के बाहर, जो कि चेक करता है सबको। ये क्या करता है? मॉनिटर करता है और कंट्रोल करता है व्हाट डेटा कम्स इन एंड गोज आउट ऑफ अ नेटवर्क बेस्ड ऑन रूल्स, ठीक है। और ये हमारा फिजिकल भी हो सकता है और सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, जो कि क्या करेगा? आपके नेटवर्क के थ्रू कौन सा डेटा आ रहा है, कौन सा डेटा जा रहा है, वो सबको चेक करेगा, ठीक है। और अगर वो रूल्स के अंदर होंगे तो उन्हें आन देगा, अदरवाइज नहीं आन देगा, ठीक है। और इन साइबर फॉरेंसिक फायरवॉल्स कीप लॉग ऑफ ब्लॉक अटैक और रिपीटेड लॉगिन अटेम्प्ट, ठीक है। मतलब क्या करता है साइबर, ये जो है ना, ये रिकॉर्ड क्रिएट करता है जिसके अंदर कि कौन कौन से अटैक हमारे ब्लॉक हुए हैं और कौन कौन से लॉगिन अटेम्प्ट रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। उनको क्या करके रखता है? रिकॉर्ड करके रखता है, ठीक है। These logs help identify who tried to break into a system, ठीक है। मतलब कि कोई बंदा अगर मैं जाऊँ अपने सिस्टम में लॉगिन कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं एक बार पासवर्ड गलत डाल सकता हूँ, 2 बार पासवर्ड गलत डाल सकता हूँ, लेकिन तीसरी बार में मैं सिस्टम को ओपन कर लूंगा, ठीक है। लेकिन जब कोई भाई बाहर का बंदा आएगा, वो क्या करेगा? उसे ओपन करने की कोशिश करेगा, गैस करने की कोशिश करेगा पासवर्ड की, ठीक है। तो अगर वो 100 अटेम्प्ट कर दिया, ठीक है, जैसे उसने 100 फेल्ड पासवर्ड अटेम्प्ट कर दिए, तो फायरवॉल से पता चल जाएगा कि भाई हाँ, ऐसा क्या है, ये रेड फ्लैग है और ये ब्रूट फोर्स हो रहा है अटैक, मतलब कि तो उससे क्या हो जाएंगे? हम सावधान हो जाएंगे, ठीक है। और आपको पता चल गया होगा कि फायरवॉल क्यों हमारा यूज हो रहा है, ठीक है। मतलब कि अटैकर्स अटैक ना कर पाए उसके लिए, ठीक है, और उसे डिटेक्ट करने के लिए भी। नेक्स्ट आता है हमारा सर्वर। सर्वर क्या होता है? सर्वर आप समझ सकते हो, नाम से पता चल रहा है, सर्वर सर्व करेगा ये, ठीक है। ये वेटर की तरह होता है, ठीक है। आपने खाना ऑर्डर किया, वेटर क्या करेगा? आपसे ऑर्डर लेके जाएगा और किचन से खाना लेकर आएगा आपके लिए, ठीक है। तो ऐसे सर्वर होता है कि आप गूगल पे गए, आपने कोई वेबसाइट का यूआरएल डाला, सर्वर को पता चला, सर्वर वो यूआरएल को लेके जाएगा, आपने जो भी डेटा मांगा वो डेटाबेस से जाएगा, लेकर आएगा और आपको शो कराएगा, ठीक है। वो होता है हमारा सर्वर, ठीक है। सर्वर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम और फिजिकल सिस्टम दैट प्रोवाइड सर्विस, रिसोर्सेज और डेटा टू अदर कंप्यूटर्स ओवर अ नेटवर्क, ठीक है। तो मतलब आपको क्या करता है? सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, रिसोर्सेज प्रोवाइड कराता है, जो कि आपको रिक्वायर्ड है। थिंक ऑफ सर्वर लाइक अ वेटर इन रेस्टोरेंट, इट रिसीव योर ऑर्डर एंड ब्रिंग व्हाट यू आस्क्ड फॉर, ठीक है। जैसे कि आपने डेटा सर्विस मांगी, वो आपको लाकर देगा। जैसे कि आपने अपनी टीवी के अंदर या फिर अपने कंप्यूटर के अंदर youtube.com लिखा और योर ब्राउजर सेंड अ रिक्वेस्ट टू यूट्यूब वेब सर्वर विच सेंड द वीडियो कंटेंट बैक टू यू, ठीक है। मतलब कि आपके ब्राउजर ने क्या किया? यूट्यूब सर्वर को रिक्वेस्ट भेजी, वो क्या करेगा? आपने जो भी डेटा मांगा वो आपको लाकर दे देगा, ठीक है। अब साइबर फोरेंसिक के अंदर कैसे यूज होता है? सर्वर्स हमारे बहुत डिटेल लॉग्स को रखते हैं, ठीक है। किसने लॉगिन किया,
व्हाट फाइल वर एक्सेस्ड एंड व्हाट सर्विसेज वर यूज, ठीक है, सबको वो रखते हैं अच्छे से, ठीक है। तो साइबर फोरेंसिक के अंदर बहुत यूज हो जाता है, बहुत हेल्पफुल हो जाते हैं ये, ठीक है। और दीज लॉग हेल्प इन्वेस्टिगेटर्स ट्रेस डेटा कहाँ से लीक हुआ, अनऑथोराइज लॉगिन कब हुआ, टाइम ऑफ अटैक क्या था, आईपी एड्रेस क्या था अटैकर का, वो सारी चीजें यहाँ से पता लग जाती हैं, ठीक है। तो आई होप आपको सर्वर भी समझ में आ गया होगा, सर्वर तो आपको पहले भी पता ही होंगे ये सारी चीजें, ठीक है, बहुत इजी इजी चीजें थी। अब हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, पोर्ट स्कैनिंग, ठीक है। अब पोर्ट स्कैनिंग क्या होता है, ठीक है। अब देखो आपके सिस्टम के अंदर ना क्या होता है कि हर एक चीज के लिए अलग अलग पोर्ट नंबर होता है, ठीक है। जैसे कि एक फाइल ट्रांसफर, एक एफटीपी का नंबर होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का, एक आपका एचटीटीपी के लिए नंबर होता है, एक आपका ईमेल के लिए नंबर होता है, पोर्ट नंबर, ठीक है। सबके लिए क्या होता है, एक आपकी जगह होती है, एक आपका गेट होता है जहां से चीजें जाती हैं और आती हैं, ठीक है, ये समझ लो, ठीक है। ऐसे ही पोर्ट स्कैनिंग में क्या करते हैं, हम पूरे के पूरे सिस्टम के जितने भी पोर्ट हैं उनको स्कैन करते हैं कि कौन सा जो पोर्ट है वो वल्नरेबल है, कौन सा जो पोर्ट है वो काफी वीक है, जहां से जो डेटा है वो लीक हो सकता है, जहां से जो अटैकर है वो अटैक कर सकता है। अगर आप पोर्ट स्कैन कर लेते हो या फिर अटैकर भी पोर्ट स्कैन करता है जहां से उसे पता लग जाए कि कहां पर मैं अटैक कर सकता हूँ, ठीक है, तो इसके लिए यूज होता है पोर्ट स्कैन। पोर्ट स्कैनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ चेकिंग अ कंप्यूटर और नेटवर्क टू फाइंड ओपन क्लोज्ड और वल्नरेबल पोर्ट्स, ठीक है, एंट्री पॉइंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, ठीक है। अब थिंक ऑफ लाइक नॉकिंग ऑल द डोर ऑफ बिल्डिंग टू सी विच वन इज ओपन, ठीक है, मतलब कि आप हर एक पोर्ट पे या फिर डोर पे जाके नॉक कर रहे हो और आप देख रहे हो कि कौन सा जो पोर्ट है वो ओपन है या फिर क्लोज है, और कौन सा जो पोर्ट है वो वीक है जो कि जल्दी टूट सकता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर डायग्राम भी है कि पोर्ट स्कैनिंग हम कर रहे हैं जहां पर हम मल्टीपल पोर्ट्स को क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे एन मैप ये इसके लिए लिखा है क्योंकि ये एक हमारा टूल है जो कि पोर्ट स्कैनिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं व्हाई इट इज इट डन। ये अगर हैकर भी कर सकता है और साइबर फोरेंसिक भी कर सकते हैं। हैकर इसके लिए करता है, उसे अटैक करना होता है, वो वीक पॉइंट्स को फाइंड करता है। और साइबर फोरेंसिक ये इसके लिए होता है क्योंकि हमें एक मिसयूज या फिर ओपन पोर्ट को क्या करना पड़ता है, डिटेक्ट करना पड़ता है, जो कि इन्वेस्टिगेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जैसे कि एफटीपी हमारा फाइल्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल हमारा 21 पोर्ट पर होता है, ठीक है। अगर ये हमारा ओपन है कंप्यूटर के लिए तो हैकर जो है वो ट्राई कर सकता है आपकी फाइल्स को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि पोर्ट स्कैनिंग होती क्या है। अब एन मैप क्या है, हमारा एन मैप एक हमारा टूल है, ठीक है, जिसे हम, इसका फुल फॉर्म है नेटवर्क मैपर, ठीक है। एक पावरफुल फ्री टूल है जो कि पोर्ट्स को स्कैन करता है और डिटेक्ट सर्विसेज रनिंग, कौन कौन सी सर्विस आपकी रन हो रही हैं, और आइडेंटिफाई सिस्टम वल्नरेबिलिटीज, ठीक है। तो आप अगर ऐसे कमांड लिख देते हो एन मैप और अपना आईपी एड्रेस यहाँ पर मेंशन कर देते हो, जैसे कि यहाँ पर आईपी एड्रेस ये मेंशन है, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से आपके जो पोर्ट्स हैं वो ओपन है, ठीक है, ऑन द डिवाइसेस। तो आप अपने सिस्टम के अंदर भी करके देख सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं कॉमन पोर्ट कौन कौन से होते हैं और किस किस के लिए वो यूज होते हैं, ठीक है। जैसे 21 नंबर का जो पोर्ट होता है वो हमारा एफटीपी की फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के लिए होता है। 22 का जो होता है वो एसएसएच यानी कि सिक्योर रिमोट लॉगिन्स के लिए होता है। 23 हमारा टेलनेट के लिए होता है, ठीक है। और हमारा 80 होता है एचटीटीपी हाइपर ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मतलब कि वेब सर्वर के लिए, ठीक है। फिर आता है हमारा 443 जो कि एचटीटीपीएस जो कि सिक्योर वेब सर्वर के लिए होता है। और 330 होता है हमारा माई डेटाबेस कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपको पोर्ट नंबर और यूजेस मैंने बता दिया कि आप इसमें से चाहो तो कुछ एग्जांपल वगैरह आप लिखकर आ सकते हो, ठीक है। सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वायर शार्क एंड पी कैब एनालिसिस, ठीक है। तो वायर शार्क एक समझ सकते हो वीडियो रिकॉर्डिंग टूल है, मतलब कि समझ लो आप कि आपका जो पूरा का पूरा नेटवर्क ट्रैफिक है उसको क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा कि कहाँ से डेटा आ रहा है, कहाँ पे डेटा जा रहा है, कहाँ पे पायरेसी हो रही है, कहाँ पे मालवेयर अटैक हो रहा है, कहाँ पे ज्यादा ब्लॉकेज आ रहा है, ये सारी चीजें क्या करेगा, एकदम एग्जैक्ट रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। और रिकॉर्ड करने के बाद जो वो फाइल बनाएगा, वो जो रिकॉर्डिंग सेव करेगा, वो सेव करेगा हमारी पी कैप नाम की फाइल, पी कैप डॉट ऐसे, पी कैप ऐसे एक्सटेंशन में क्या करता है, सेव करता है, ठीक है। इस टाइप की फाइल के अंदर सेव करता है, उसे कहते हैं पी कैप, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा वाइट शार्क क्या है और पी कैप क्या है, ओवरव्यू मिल गया, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं वाइट शार्क इज अ टूल। क्या करता है ये, कैप्चर रिकॉर्ड लाइव इंटरनेट और नेटवर्क एक्टिविटी, मॉनिटर एंड एनालाइज द डेटा बीइंग सेंड एंड रिसीव्ड अक्रॉस अ नेटवर्क, पूरे के पूरे नेटवर्क पे कहाँ से डेटा सेंड हुआ, कहाँ से रिसीव हुआ, पूरे के पूरे नेटवर्क को क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। इफ इट हेल्प यू फाइंड प्रॉब्लम्स लाइक स्लो इंटरनेट, कैच हैकर स्टीलिंग डेटा, कि कहाँ से जो डेटा, स्लो इंटरनेट क्यों आ रहा है, कहाँ पे इतना ज्यादा कंज्यूम हो रहा है कि आपका डेटा, आपका जो इंटरनेट है वो स्लो हो गया, कहाँ पर जो हैकर्स हैं वो डेटा को स्टील कर रहे हैं, ठीक है, तो आप वो भी कैच कर सकते हो इसकी हेल्प से। इट shows all the data being sent and received by computer like emails, web browsing, files,
नेटवर्क अटैक, ये सारी चीजें क्या कर देता है, ये दिखा देता है आपको रिकॉर्डिंग के अंदर, ठीक है। ये बिल्कुल एकदम ऐसे समझो कि ये सीसीटीवी है नेट इंटरनेट का, ठीक है, पूरे के पूरे इंटरनेट का क्या है, ये सीसीटीवी है। जस्ट लाइक अ कैमरा रिकॉर्डिंग व्हाट हैपन इन अ रूम, Wireshark record what happen on a network, such as website being accessed, file being transfer और communication between devices, ठीक है। सारी चीजों को क्या कर लेता है, कैप्चर कर लेता है, ठीक है। जैसे कि एक सीसीटीवी कैमरा रूम को पूरा को कैप्चर करके रखता है, ठीक है। तो और ये आपको समझ में आ गया। अब हम पीकैप फाइल के बारे में देख लेते हैं। तो व्हाट इज अ पीकैप फाइल, तो पीकैप का मतलब होता है पैकेट कैप्चर, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है पैकेट कैप्चर। व्हेन वायर शार्क रिकॉर्ड डेटा इट सेव्स ऑल ऑफ इट इन डॉट पीकैप फाइल, ठीक है। मैंने आपको बता दिया था इसके बारे में। दिस फाइल कंटेन्स ऑल द इंटरनेट पैकेट्स, जो भी इंटरनेट पे पैकेट सब मतलब कि स्मॉल चंक्स ऑफ डेटा, देयर सोर्सेज एंड डेस्टिनेशन, कहाँ से वो सेंड हुए थे, कहाँ पर रिसीव हुए थे, सारी चीजें, उनका टाइम स्टैम्प एंड डेट स्टैम्प, सारी चीजें। प्रोटोकॉल यूज्ड, कौन कौन से प्रोटोकॉल्स यूज हुए हैं, HTTP FTP एक्सेट्रा, सारे प्रोटोकॉल्स भी, ठीक है, यहाँ पर होते हैं। और ये क्यों यूज होता है, क्योंकि ये बाद में मतलब उस फाइल को आपने सेव तो कर लिया, फिर वो बाद में इन्वेस्टिगेट करने के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होती है, ठीक है। तो आपको पीकेएफ फाइल और वायर शार्क बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो यहाँ पर हमारे जो मेन मेन टॉपिक थे वो सारे खत्म हो गए। अब हमारे पास कुछ टर्म्स हैं जिन्हें हमें अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, कि ट्रोजन क्या होता है, बैकडोर्स क्या होते हैं। ट्रोजन क्या होता है पहले हम समझते हैं, ठीक है। ट्रोजन एक समझ सकते हो कि एक मालवेयर है, ठीक है। मालवेयर क्या होता है कि कोई भी एक ऐसी चीज जो कि आपके सिस्टम को क्रैश कर सकती है, आपके डेटा को लीक कर सकती है, उस चीज को क्या कहते हैं, मालवेयर कहते हैं। ट्रोजन एक हमारा टाइप है मालवेयर का, ठीक है। और बहुत लोग इसे ट्रोजन हॉर्स भी कहते हैं। अगर आपके क्वेश्चन के अंदर ट्रोजन पूछा जाए या फिर ट्रोजन हॉर्स पूछा जाए तो आप यही लिख कर आओगे। ये क्या है, हमारा टाइप ऑफ मालवेयर है, जो कि क्या करता है, डिस्गस इटसेल्फ एज समथिंग हार्मलेस, ठीक है, और लेजिट, मतलब कि वो ऐसे दिखाएगा कि भाई वो एकदम सेफ है, आप उसे अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन उस सेफ चीज के अंदर वो छुप कर आता है, ठीक है। और जैसे ही आप सिस्टम के अंदर उसे इंस्टॉल करते हो वो अपना काम शुरू कर देता है और आपके सिस्टम के अंदर पूरा क्या कर देता है, उसे क्रैश कर देता है, ठीक है। तो वो हमारा होता है ट्रोजन, कि वो आएगा तो ऐसे बिल्कुल जैसे इसे ये भी बोलते हैं कि शिप इन द, नहीं, टाइगर इन द, क्या था, भूल गया। हाँ, वुल्फ इन द शिप कोट, ठीक है, मतलब कि शिप के कोट के अंदर एक लोमड़ी आती है, ठीक है, उसे हम ट्रोजन कहते हैं। ऐसे आप मतलब याद कर सकते हो, मैं भी भूल गया था। लाइक अ गेम और ऐप यूजफुल फाइल टू ट्रिक यूजर इनटू डाउनलोडिंग और इंस्टॉलिंग इट, ठीक है। वंस इनसाइड योर सिस्टम इट परफॉर्म हार्मफुल एक्शन विदाउट योर नॉलेज, ठीक है। एक बार आपके सिस्टम के अंदर घुस गया तो वो अपनी काम करना शुरू कर देगा। जैसे कि आपको कहीं पर फ्री में क्या मिल गया, किसी गेम है जैसे मिनी क्राफ्ट गेम है और वो आपको कहीं पर फ्री में मिल गया, ठीक है, और आपने उसे डाउनलोड कर लिया, मोड आपने मतलब कि आप खुश हो भाई कि गेम मिल गया, आपके वो गेम खेल रहे हो, बट उसके साथ एक ऐसा ट्रोजन आएगा जो कि आपके पूरे सिस्टम को खराब कर देगा, ठीक है। ये काम कैसे करता है, ये बिल्कुल डिसगस्ट, मतलब कि बिल्कुल ऐसे दिखाता है कि बिल्कुल ये ट्रस्ट वर्दी है, ठीक है, बहुत अच्छी फाइल है, ठीक है, लेकिन वो ऐसे अटैचमेंट उसके साथ आता है, ठीक है। एग्जीक्यूशन व्हेन यू रन द फाइल, वो जब भी जो ट्रोजन है सीक्रेटली एक्टिवेट हो जाता है। और पेलोड क्या है इसका, ट्रोजन कैन डू वेरियस हार्मफुल थिंग्स लाइक स्टीलिंग योर डेटा, स्पेइंग और योर एक्टिविटीज, डिलीटिंग फाइल एंड इवन इंस्टॉलिंग अदर मालवेयर, ठीक है। ये सारी चीजें वो कर सकता है आपके सिस्टम के अंदर, आपके डेटा को स्टील कर सकता है और आपकी जो पूरी की पूरी एक्टिविटीज है उसे अच्छे से क्या कहते हैं, रिकॉर्ड कर सकता है और हैकर को वो इन्फॉर्मेशन सेंड कर सकता है। और वो मतलब आपके सिस्टम के अंदर बैकडोर भी ओपन कर सकता है कि जहां से हैकर अपना काम कर सके और आपको पता भी ना चले। बैकडोर उसे कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। यहाँ पर हम एक एग्जांपल भी है रियल लाइफ, कि आपने एक अनट्रस्टवर्दी वेबसाइट से एक गेम को इंस्टॉल कर लिया और वो बिल्कुल गेम नॉर्मल था, लेकिन जब आपने उसको खेला तब भी आपको उसको पता नहीं लगा। लेकिन वहां पर क्या हुआ कि आपके बैकग्राउंड के अंदर ट्रोजन जो है एम्बेडेड हो गया और उसने आपके की स्ट्रोक को लॉक किया, ठीक है, मतलब कि आपने जो भी की प्रेस करे उसे रिकॉर्ड करना चालू कर दिया, हैकर को फिर उसे सेंड करना चालू कर दिया और आपके सिस्टम के अंदर एक बैकडोर ओपन कर दिया जिससे कि हैकर आपके सिस्टम को कंट्रोल कर सके, ठीक है। जैसे कि ऐसा बैकडोर ओपन कर दिया कि सिस्टम आपके सिस्टम के अंदर हैकर जो है आपके कैमरा को ओपन कर सकता है विदाउट योर नॉलेज, ठीक है। तो ये हमारा रियल लाइफ एग्जांपल हो गया जिसे आप समझा के आ सकते हो। अब हम बात करते हैं बैकडोर क्या होता है। बैकडोर एक हमारा हिडन मेथड है जो आप हैकर्स को अलाउ करता है आपके बिना नॉलेज के सिक्योरिटी को बाईपास करने के लिए और अनऑथोराइज एक्सेस करने के लिए आपके सिस्टम को, ठीक है, बिल्कुल एक सीक्रेट एंट्रेंस की तरह आपके कंप्यूटर के अंदर। और वो फ्रंट डोर को क्या करता है, अवॉइड करता है, जैसे कि पासवर्ड वगैरह को वो अवॉइड करता है, बिना पासवर्ड के आपके सिस्टम के अंदर मतलब
एंटर हो जाता है। और इसका क्रिएशन होता है हमारा ट्रोजन की तरह द्वारा, ठीक है। मतलब कि एक अच्छा व्यक्ति बनकर आएगा और आपके सिस्टम के अंदर बैकडोर खोल के चला जाएगा। और एक्सेस कैसे होता है? वंस बैकडोर इज इन प्लेस, हैकर कैन एक्सेस योर सिस्टम रिमोटली विदाउट नीडिंग योर क्रेडेंशियल्स, ठीक है। और पर्पस क्या होता है? वही होता है पर्पस कि ये आपके सिस्टम को एक ऐसा, आपके सिस्टम के अंदर डेटा स्टील करना चाहेंगे, मालवेयर को इंस्टॉल करना चाहेंगे, या फिर आपके सिस्टम को एक बहुत बड़े अटैक के लिए बनाएंगे, ठीक है। मतलब कि आपका सिस्टम एक बहुत बड़े अटैक का पार्ट होगा, ठीक है, और आपको पता भी नहीं होगा। और उस बहुत बड़े अटैक को हम बॉटनेट कहते हैं, ठीक है। अभी हम बॉटनेट पढ़ते हैं, आगे होता क्या है। बैकडोर समझ में आ गया। अब हम बॉटनेट देखते हैं। बॉटनेट एक हमारा नेटवर्क होता है बहुत सारे कंप्यूटर्स का, मतलब कि बहुत सारे बॉट्स का, जो कि हमारे इन्फेक्टेड होते हैं हैकर के द्वारा मालवेयर से, ठीक है। जिसके अंदर, सबके अंदर वायरस या फिर मालवेयर इंस्टॉल होता है, और वो एक बहुत बड़े नेटवर्क का क्या होते हैं, पार्ट होते हैं। उस पूरे नेटवर्क को हम क्या कहते हैं, बॉटनेट कहते हैं। बॉटनेट इज अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर दैट हैव बीन इन्फेक्टेड विद मालवेयर एंड आर रिमोटली कंट्रोल्ड बाय हैकर। जिसे हैकर को हम क्या कहते हैं, बॉट मास्टर कहते हैं, ठीक है। और ये जो जितने भी डिवाइसेस इन्फेक्टेड होते हैं उसे हम बॉट या जॉम्बीज कहते हैं। और ये सारे के सारे वर्क करते हैं टुगेदर टू मैलिशियस एक्टिविटी विदाउट द डिवाइस, विदाउट द डिवाइस ओनर्स नॉलेज। कि जो जिसका डिवाइस है उसको भी उसकी नॉलेज नहीं होती, और वो एक ऐसे मैलिशियस एक्टिविटी के लिए काम कर रहे होते हैं, ठीक है। जिसका डिवाइस है उसके ओनर को पता भी नहीं होता, और वो ऐसी मैलिशियस एक्टिविटी का क्या होते हैं, पार्ट होते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया बॉटनेट क्या होता है और ये काम कैसे करता है, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो इन्फेक्शन होता है वो ट्रोजन की हेल्प से ही आता है, ठीक है। मतलब कि जो ट्रोजन होता है उसके अंदर एक मतलब मालवेयर आता है, जो कि क्या कर देता है, आपके सिस्टम के अंदर बैकडोर ओपन करके चले जाता है, ठीक है। तो आपका सिस्टम उससे इन्फेक्ट हो जाता है। फिर क्या होता है, ज्वाइनिंग द बॉटनेट। वंस अ सिस्टम इन्फेक्टेड, द डिवाइस बिकम्स बॉट एंड कनेक्ट टू द हैकर कमांड एंड कंट्रोल, ठीक है, जैसे सीएनसी के सर्वर कहते हैं। और सीएनसी सर्वर क्या करता है, उसे इंस्ट्रक्शन भेजता है, और सारे के सारे जो बॉट्स होते हैं वो नेटवर्क के अंदर बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं जैसा कि उनका जो बॉट मास्टर है वो इंस्ट्रक्शन भेज रहा होता है। अब ये मालिशियस एक्टिविटी का फिर पार्ट बन जाते हैं। हैकर उसे यूज करता है बॉटनेट को एज अ कोऑर्डिनेट अटैक के लिए, ठीक है। और जैसे कि किसी एक वेबसाइट को डीडोस अटैक भेज रहा है, ठीक है, एक ही क्या कर रहा है, उसे बंद करवा रहा है, ठीक है, तो वो एक बॉटनेट हो गया। अब स्टील्स एंड कंट्रोल, तो बॉट्स क्या होते हैं, बैकग्राउंड में ऑपरेट हो रहे होते हैं, so यूजर ऑफ्टन डोंट नोटिस देयर डिवाइस इज अ पार्ट ऑफ बॉटनेट। द हैकर यूजेस एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन टू पीयर नेटवर्क टू कंट्रोल द बॉटनेट। अब इसके अंदर क्या है कि बेसिकली बहुत मैंने चीजें ऐसे पढ़ दी, मैं आपको बता देता हूँ कि इनफैक्ट कैसे हुआ, ट्रोजन से इन्फेक्ट हुआ क्योंकि बैकडोर ओपन हो गया था। अब बैकडोर जैसे ओपन हुआ उससे क्या होगा कि जो आपका हैकर है उसके पास आपके सिस्टम का कंट्रोल आ जाएगा, ठीक है। अब कंट्रोल आ गया, वो जो भी मैलिशियस एक्टिविटी करना चाहे उससे करवा सकता है, ठीक है। ऐसे ही उसने बहुत सारे बॉट्स को क्या कर रखा है, कंट्रोल कर रखा है। अब सारे के सारे बॉट्स को वो एक जगह यूज करेगा अटैक करने के लिए, तो उसे बॉटनेट अटैक कहा जाएगा, ठीक है। अब उसके अंदर क्या होता है, उसे पता नहीं लगता जो भी ओनर होता है, क्यों, क्योंकि सारी चीजें बैकग्राउंड में चल रही होती हैं, ठीक है। और वो इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन का यूज करता है, जिससे कि उसे पकड़ने में भी बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम होता है बॉटनेट का। अब बात करते हैं डी डॉस अटैक एंड डीडॉस अटैक, ठीक है। डॉस अटैक क्या होता है, अगर एक सिस्टम से किसी मतलब एक वेबसाइट है, ठीक है, समझो एक वेबसाइट है, एक वेबसाइट पे एक सिस्टम से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट जाती है, ठीक है। और मतलब मल्टीपल रिक्वेस्ट जाती है बिना किसी वजह के, ठीक है। तो वो होता है हमारा डॉस अटैक। लेकिन डीडॉस अटैक में क्या होता है कि मल्टीपल सिस्टम से एक वेबसाइट पे रिक्वेस्ट जाती है, तो वो होता है हमारा डीडॉस अटैक, ठीक है। तो आपको मैंने ओवरव्यू बता दिया। डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक को हम कहते हैं डॉस अटैक। डिनाइल ऑफ सर्विस क्या है, अटैक व्हेन अ सिंगल सिस्टम फ्लड्स अ टारगेट सिस्टम, जिसे वो सिस्टम हमारा वेबसाइट भी हो सकता है, सर्वर भी हो सकता है, नेटवर्क भी हो सकता है, जहां पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक कर दिया जाता है, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट भेज दी जाती है, जो कि बहुत ज्यादा ओवरवेल्म हो जाती है, और वो जो वेबसाइट होती है, नेटवर्क होता है, वो वर्क करना स्टॉप कर देता है, ठीक है। इसका गोल यही होता है कि जो टारगेट जो हमारा है उसे नॉर्मल ऑपरेशंस की जगह डिस्टर्ब कर दिया जाए, और उसे अनअवेलेबल कर दिया जाए लेजिट यूजर्स के लिए, ठीक है। जिनको काम की जरूरत है वो बंद कर दी जाए, ठीक है। तो ऐसे एनालॉजी समझ सकते हो कि एक एक अकेला बंदा है जो कि किसी स्टोर पर बार बार कॉल कर रहा है, और जिसकी वजह से क्या होगा, जो लाइन होगी कॉल की वो हमारी क्या हो जाएगी, बिजी हो जाएगी, और जो असलियत में कस्टमर्स हैं वो उस बात ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो होता है हमारा डॉस अटैक। अब हम बात करते हैं डिडॉस अटैक की। डिडॉस अटैक में क्या होगा कि आपके मल्टीपल क्या होंगे, सिस्टम्स आ जाएंगे जो कि एक ही टारगेट पे फोकस कर रहे होंगे। और डिडॉस अटैक इज मोर एडवांस, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस कहते हैं।
वेयर मल्टीपल सिस्टम जैसे कि थाउजेंड या मिलियन सिस्टम क्या करते हैं, वर्क करते हैं टुगेदर टू फ्लड द टारगेट ट्रैफिक विद द ट्रैफिक। दीज सिस्टम आर यूजुअली पैटर्न पार्ट ऑफ बॉटनेट। ये जो पूरा सिस्टम होता है ये हमारे पार्ट होते हैं बॉटनेट के, ठीक है, जो कि हमने अभी पहले डिस्कस किया बॉटनेट का, ठीक है। तो जैसे कि डिडोस अटैक में क्या हो रहा था कि जो गोल को ओवरवेल्म और टारगेट को क्या कर दिया जा रहा था, बहुत ज्यादा इनएक्सेसिबल कर दिया जा रहा था। लेकिन ऐसा ही किया जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा हाई स्केल पे किया जाएगा, जिससे कि जो पूरा टारगेट है ना वो बिल्कुल ही बंद हो जाए और बहुत टाइम तक चले ही ना, ठीक है। तो यहाँ पर हम एनालॉजी से ये सब समझ सकते हैं कि एक पर्सन की जगह पर, मतलब कि इंस्टेड ऑफ वन पर्सन क्या होगा, यहाँ पे थाउजेंड ऑफ पर्सन क्या करेंगे, कॉल करेंगे एक स्टोर पे सेम टाइम पे, जिससे कि पूरा का पूरा जो फोन लाइन है वो जाम हो जाएगा और क्रैश हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अब हम बात करते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस की, आप पढ़ सकते हो चाहो तो, ठीक है। और मैं तो अभी आपको बता चुका हूँ इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अब बॉटनेट काम कैसे करता है, तो ये तो अभी हमने पढ़ा था, ये वापस मैंने यहाँ पर लगा दिया है, सॉरी मैं इसे हटा देता हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है हनी पोर्ट्स। अब हनी पोर्ट्स क्या होते हैं, देखो मैं बताता हूँ। एक हैकर को अगर किसी साइबर पुलिस को पकड़ना है, ठीक है, तो वो क्या करती है, एक हनी पॉट क्रिएट करती है, ठीक है, एक शहद का डब्बा समझ रहे हो, क्रिएट करती है, जैसे कि भालू को पकड़ने के लिए किया जाता है, वैसे ही हैकर को पकड़ने के लिए एक बॉट हनी पॉट क्रिएट किया जाता है, जिससे कि हैकर उससे अट्रैक्ट हो और वो जैसे ही आए उसे वो जैसे ही यूज करे। या तो पुलिस ऐसा कर सकती है, जैसे ही वो आएगा उसे पकड़ ले, ठीक है, ऐसा हो गया। ऐसा हो सकता है कि वो आए और जो भी वो करता है, जो भी एक्शन परफॉर्म करता है, उसे वो जो साइबर पुलिस है वो एनालाइज करे कि कैसे कैसे वो कंट्रोल करते हैं, कैसे कैसे एक्शन परफॉर्म करते हैं किसी भी पॉड को क्रिएट ब्रेक करने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए हनी पॉड का यूज होता है। ये क्या होता है, हमारे एक फेक कंप्यूटर सिस्टम होता है या फिर ऐप होता है जो कि प्रिटेंड करता है कि वो रियल है और इजी टू हैक है, ठीक है। जैसे कि इट सेट अ पर्पस टू हैकर, कि वो उसे लगे कि भाई हाँ ये तो बढ़िया है, इस पे जाके जल्दी से अटैक कर देते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट क्या करते हैं, वो वॉच करते हैं उसे कि हैकर क्या करता है और लर्न करते हैं कि कैसे हम हैकर को रोक सकते हैं बिना रियल सिस्टम को डेंजर के अंदर डालने, ठीक है। तो आप समझ में आ गया होगा कि हनीपॉट है क्या। अब इसके अंदर जो पर्पस होता है वो ये होता है कि आप एक तो हैकर को ऑब्जर्व करते हो कि हैकर कैसे ऑपरेट करता है, कैसे टूल्स को यूज करता है, जिससे कि आगे कभी अगर हैकर को पकड़ना हो तो आप उसे पकड़ पाओ इजीली, ठीक है। और दूसरा आता है गैदर इंटेलिजेंस, कि आप कलेक्ट करते हो डेटा ऑन अटैक मेथड्स और मालवेयर्स, की कौन कौन से ऐसे मालवेयर्स हैं जिसको हैकर यूज कर रहा है, ठीक है। डिस्ट्रैक्ट अटैकर, कि असली वेबसाइट पे जाने की बजाय हैकर हमारा फेक वेबसाइट में या फिर फेक ऐप के अंदर फंस जाए, जिससे कि हमारा जो अटैकर है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए, ठीक है। तो ये हमारे पर्पस हो सकते हैं हनीपॉट को यूज करने के लिए। अब हनीपॉट काम कैसे करता है, सबसे पहले क्या किया जाता है, ट्रैप को क्रिएट किया जाता है, ठीक है। जिससे कि जैसे कि एक हमने फेक सिस्टम बना दिया, जैसे वो बिल्कुल वेबसाइट है और सर्वर की तरह प्रिटेंड कर रहा है, लेकिन वो फेक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अट्रैक्ट हो जाएगा हैकर, की हैकर को लगेगा कि भाई मैं इसे स्टील कर लेता हूँ और फिर मैं बाद में कुछ इसके पैसे मांग लूंगा, ठीक है। तो इसे लगेगा ओ दिस लुक लाइक इजी टारगेट, देन ट्राई टू ब्रेक इन, ठीक है। वो जैसे जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, जो साइबर सिक्योरिटी होगी वो उसे वॉच करेगी और सीखेगी, ठीक है, कि हनीपॉट सीक्रेटली रिकॉर्ड एवरीथिंग द हैकर डज, लाइक व्हाट ट्रिक दे यूज, लाइक उसने ट्रोजन का यूज किया, बैकडोर का यूज किया, व्हाट दे वांट, उसे क्या क्यों उसे वो यूज कर रहा है, डिडोस अटैक के लिए यूज हो रहा है या फिर बॉटनेट को बनाने के लिए यूज कर रहा है, ठीक है। और इससे क्या होगा, स्टे सेफ, सिंस इट्स ऑल फेक द हैकर कांट हार्म एनीथिंग रियल, मीनवाइल एक्सपर्ट्स यूज व्हाट दे लर्न टू प्रोटेक्ट रियल सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर हैकर कुछ भी कर ले, चाहे उसे हैक भी कर ले, तो उससे हमारे को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, सेफ ही रहेगा हमारा सिस्टम, क्यों, क्योंकि वो फेक है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे जो हनी पॉट्स होते हैं अलग अलग टाइप्स के होते हैं, मैं यहाँ पर टाइप्स नहीं समझाने वाला। एक तो होता है लो इंटरेक्शन हनी पॉट, क्योंकि बिल्कुल लो इंटरेक्शन होता है, बिल्कुल बिल्कुल मतलब एक फर्स्ट लेवल ऑफ रियलिज्म होता है, कि थोड़ा फेक सा लगता ही है वो, ठीक है। दूसरा होता है हाई इंस्ट्रक्शन, जिसके अंदर हैकर बिल्कुल अच्छे से आ जाता है और उसे हैक करने के बाद भी उसे ऐसा लगता है कि वो उसने असली सिस्टम को हैक किया हुआ है, ठीक है। फिर आता है हमारा हनी नेट्स। हनी नेट्स में क्या होता है कि मल्टीपल हनी पॉट्स को क्रिएट किया जाता है, ठीक है, बहुत सारे हनी पॉट्स को एक जगह क्रिएट किया जाता है। फिर आता है स्पेसिफिक पर्पस हनी वेट, कि किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए हनी पॉट को क्रिएट किया जाता है, कि किसी एक सिंगल हैकर को पकड़ना है या फिर किसी एक फील्ड में एक स्पेसिफिक
पे हनीपॉट को क्रिएट करना है तो वो हमारा इस टाइप का होता है, ठीक है। तो 4 टाइप होते हैं, चाहो तो नाम याद कर सकते हो, ठीक है। अब आता है व्हाट आर मालवेयर, वायरसेस एंड वॉर्म, ठीक है। तो ये 4 जो टर्म्स हैं ये आपको 2-2 नंबर के अंदर सिंगल पूछा जा सकता है या फिर तीनों का एक साथ 10 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो मालवेयर क्या होता है? मालवेयर आप समझ सकते हो कि एक हमारा बहुत बड़ा अम्ब्रेला है, ठीक है। मतलब अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर बहुत सारे बैड सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, ठीक है। जिस जो भी ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर मैलिशियस एक्टिविटी मतलब वो कर सकता है आपके सिस्टम के अंदर, वो हमारा मालवेयर होता है, ठीक है। जैसे सॉफ्टवेयर होता है ना, वैसे मैलिशियस सॉफ्टवेयर को हम मालवेयर कहते हैं, ठीक है। मालवेयर इज द अम्ब्रेला टर्म फॉर एनी बैड सॉफ्टवेयर डिजाइन टू हार्म योर डिवाइस, स्टील योर डेटा, कॉज ट्रबल, लाइक अ टूल बॉक्स फॉर हैकर, ठीक है। मतलब कि हैकर हैकर के लिए टूल बॉक्स होता है कि इसके अंदर से बहुत सारे मालवेयर होते हैं, उसके अंदर निकाल सकता है, यूज कर सकता है, ठीक है। अभी कैसे काम करता है ये बिल्कुल, इट कैन डू थिंग्स लाइक steal your password, delete file and spy on you. एग्जाम्पल इंक्लूड ट्रोजन, वायरसेस, वॉर्म एंड मैन मोर, ये सब मालवेयर है, ठीक है। जैसे कि एक फेक गेम इंस्टॉलर आ जाता है ट्रोजन को लेकर आपके लिए, तो वो हमारा मालवेयर का एक टाइप है, ठीक है। तो आपको सब मालवेयर समझ में आ गया होगा अब तक। बात करते हैं वायरस की, तो वायरस क्या होता है? वायरस एक हमारा टाइप है मालवेयर का, ठीक है। मालवेयर का एक टाइप है जो कि डेट इनसाइड द फाइल, वो एक डॉक्यूमेंट या फिर ऐप के अंदर होता है, एंड वो क्या करता है, स्प्रेड्स व्हेन यू शेयर और ओपन दोस फाइल, ठीक है। और इसके लिए ना एक्शन आपको परफॉर्म करने की जरूरत होती है, या तो आप फाइल को शेयर करते हो या तो आप फाइल को ओपन करते हो, तब ये क्या होता है, स्प्रेड होता है, ठीक है। मतलब इसके अंदर आप समझो, इसके अंदर एक्शन परफॉर्म करने की जरूरत है कि जब ही ये ओपन होगा जब ये स्प्रेड होगा, ठीक है। तो हाउ इट वर्क, इट इन्फेक्ट अ फाइल एंड व्हेन यू शेयर द फाइल, द वायरस स्प्रेड टू अदर डिवाइसेस, इट नीड टू यू समथिंग लाइक ओपनिंग द फाइल, ठीक है। जैसे कि आपने किसी यूएसबी के अंदर वायरस है, आपने उसे अपने सिस्टम के अंदर इंजेक्ट किया और उसे ओपन किया, ठीक है। तो आपके सिस्टम के अंदर वायरस आ गया, ठीक है। तो ये होता है हमारा वायरस। जैसे कि यू गेट एन ईमेल विद अ वर्ड डॉक्यूमेंट, व्हेन यू ओपन इट द वायरस इन्फेक्ट योर कंप्यूटर एंड स्प्रेड टू अदर फाइल टू शेयर, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको वायरस क्या होता है, आपको पता भी होगा। तो वॉर्म की बात करते हैं, वॉर्म क्या होता है? इसके अंदर क्या हो रहा था, आपको एक्शन नीडेड था कि आप शेयर करोगे या ओपन करोगे तब होगा। लेकिन वॉर्म क्या होता है, एक बार आ गया तो ये अपने आप ही अपनी कॉपीज को क्रिएट करने लग जाता है और पूरे सिस्टम के अंदर फैल जाता है, ठीक है। और पूरे नेटवर्क में स्प्रेड हो जाता है। व्हाट इट इज, अ वॉर्म इज टाइप ऑफ malware दैट कॉपीज इटसेल्फ एंड स्प्रेड अक्रॉस नेटवर्क ऑन इट्स ओन, ठीक है, विदाउट डू यू डू एनीथिंग। इसके अंदर एक्शन की जरूरत ही नहीं होती, अपने आप ही करता है, ठीक है। इट फाइंड वल्नरेबिलिटीज की आपके अंदर वीक पासवर्ड्स या फिर वीक पोर्ट्स को ढूंढेगा जहां से वो शेयर होगा, ठीक है। एंड जंप फ्रॉम डिवाइसेस टू डिवाइसेस ओवर इंटरनेट एंड नेटवर्क, इट डज नॉट नीड अ फाइल टू शेयर, ठीक है। इसकी जरूरत ही नहीं है स्प्रेड होने की, ठीक है। मतलब ये अपने आप ही कॉपीज बना लेता है और स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। तो वॉर्म माइट इन्फेक्ट योर कंप्यूटर देन स्प्रेड टू योर फ्रेंड्स कंप्यूटर थ्रू योर वाईफाई, इवन यू डो डिडंट शेयर एनीथिंग। मतलब इसके अंदर आप किसने कुछ आपने कुछ शेयर भी नहीं किया फिर भी ये स्प्रेड होगा, ठीक है। तो वॉर्म आपको समझ में आ गया, आपको तीनों चीजें ये समझ में आ गई, आपको पूरी यूनिट बहुत अच्छे से समझ में आ गई, ठीक है। कोई भी एक ऐसा टॉपिक नहीं होगा मेरे हिसाब से कि आपको नहीं समझ में आया हो। अगर आया नहीं है तो मुझे बताओ, ठीक है, मैं आपको कमेंट में बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो कि सारे हैं, बहुत ही लेंदी यूनिट थी, ठीक है, मेरे हिसाब से। ये जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से इतनी बड़ी यूनिट होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन है जो कि आ सकते हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, 2 मार्क्स वाले हैं और ये हमारे 7 मार्क्स वाले हैं, और हमने ये सारे कवर भी कर लिए हैं, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी और कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो मैंने मिस आउट करी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। और आगे तो पढ़ना ही है ना हमारे साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ, ठीक है, बाय।